हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी मंत्र बाय सीमा मैम में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के पाठ 11 बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पाठ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगा, जो आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करने में भी सहयोग देगा। तो शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इनका जीवन का आरंभिक काल अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। इसके लिए वे कई बार जेल भी गए और सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की अनेक विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम पाठ की ओर। यह पाठ एक रेखा चित्र है। इसे व्यक्ति वृत्त भी कहा जा सकता है। इसमें ग्रामीण संस्कृति के एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण है जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी है, जिनका नाम है बाल गोविंद भगत। पूरा पाठ इसी मुख्य पात्र के इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले हम मुख्य बिंदु जान लेते हैं जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण, बाल गोविंद भगत का जादुई संगीत, कार्तिक से फागुन मास तक भगत जी की प्रभातियां। प्रभातियों से तात्पर्य प्रातःकालीन गाए जाने वाले भजनों से होता है। भगत जी की संध्या यानी संध्या काल गाए जाने वाले भजन। बेटे के निधन पर उत्सव, भगत जी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और अंत में बाल गोविंद भगत का निधन। इसके साथ साथ हम पाठ्येतर सक्रियता का भी इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बाल गोविंद भगत की चरित्र चित्रण। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा, व्यक्तित्व के बारे में हम सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद से तात्पर्य है जिसकी हाइट ना बहुत अधिक ज्यादा और न बहुत कम, गोरा रंग, उम्र उनकी 60 साल से भी ऊपर, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफेद बालों से जगमग करता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली से तात्पर्य होता है कंबल से, वे ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता, जो नाक के किनारे से शुरू होता था। गले में वे तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे बिल्कुल गृहस्थ। उनके परिवार में लेखक के अनुसार उनकी पत्नी उन्हें याद नहीं है, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को उन्होंने देखा है। वे खेतीबाड़ी का काम करते थे। उनके पास एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। उनके जो चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि वे संयमी, सच्चे साधक और साधु की समस्त विशेषताओं से युक्त थे। प्रभु भक्ति में उनकी अगाध श्रद्धा थी। शुद्ध एवं सच्चा आचरण, कभी झूठ नहीं बोलते थे। कबीर को वे अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते। वे किसी से झगड़ा नहीं करते।
पर सीधी सीधी बात कहने में जरा संकोच भी नहीं करते थे। किसी की चीजों को न हाथ लगाते और न बिना पूछे प्रयोग में लाते। कभी कभी लोगों को इनके इस व्यवहार को देखकर आश्चर्य होता था। वे कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीजें कबीर की थी। खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे सिर पर रखकर घर से दूर कबीरपंथी मठ ले जाते। जो उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर करते। बाल गोविंद भगत का संगीत इतना अधिक जादुई था जो पूरे गांव वालों के सिर चढ़कर बोलता था। लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए गए कबीर के सीधे साधे पद सुना करते। आषाढ़ के दिनों में, आषाढ़ हिंदी मास है, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। गांव के सभी लोग खेतों में काम करने जाते। कहीं खेतों में हल चला रहे होते तो कहीं धान की रोपाई कर रहे होते। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते। देखिए, पूरा ग्राम्य संस्कृति का इसमें चित्रण है। औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर बैठती। मेड़ से तात्पर्य होता है खेत की बाउंड्री से। आसमान बादलों से घिरा, कहीं धूप का नाम नहीं। ठंडी हवा चल रही होती कि अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाए जाने वाला गीत कानों में पड़ता। उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ होता। एक एक कर धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रोपते और गीत गाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते। रोकने वाली अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। देखिए, संगीत का जादू इस प्रकार से सबको प्रभावित करता था। भादों की अंधेरी आधी रात में, भादो भी हिंदी मास का एक महीना है, भगत जी की खंजड़ी डपली जैसा एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। वह बजती, वे गाते, जिसका भाव क्या होता कि पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। यहाँ नायिका का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता। सारा संसार शांत वातावरण में सोया हुआ है। भगत जी का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जा। इसी क्रम में कार्तिक मास में आरंभ होने वाली भगत जी की प्रभातियां। कार्तिक महीना आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चलती थी। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को वे जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर एक पोखर से तात्पर्य तालाब से है, उसके ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले गया। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर धुंध छा रही थी। धुंध से तात्पर्य कोहरे से है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ लगता था। भगत जी कुश की चटाई पर, कुश एक प्रकार की घास होती है, पूर्व की ओर मुंह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर अंगुलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि ऐसा लगता मानो अभी उत्तेजित होकर खड़े हो जाएंगे। उनके शरीर पर ओढ़ी गई कंबल कई बार उनके सिर से नीचे सरक जाती। देखिए, जब एक भक्त बहुत तल्लीनता में उत्साहित होकर भजन गा रहा है तो ये सारी स्थितियां होना स्वाभाविक सी बात है। बहुत अधिक ठंड थी। लेखक तो सर्दी से कांप रहा था, किंतु तारों की छाव में भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। इसी प्रकार से संध्या काल के समय गर्मियों में उनके संगीत के जादू से वो उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती थी।
अपने घर के आंगन में अनेक प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते, एक पद बाल गोविंद भगत करते और उसके पीछे उनकी प्रेम मंडली दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजरी लिए नाच रहे थे। सभी भक्त अपनी सुध बुध खोकर वे भी नृत्यशील हो जाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर उठता था। ये था भगत की संगीत का जादू। बाल गोविंद भगत के परिवार में उनका इकलौता बेटा और उनकी पतोहू यानी बेटे की पत्नी थी। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरमोत्कर्ष से तात्पर्य होता है सबसे चरम ऊंचाई, हद उस दिन देखने को मिली जब उनका इकलौता बेटा मर गया था। इनका एक ही बेटा था और वह बेटा भी थोड़ा सुस्त, या हम कह सकते हैं मानसिक रूप से कमजोर, थोड़ा बुद्धू था। और शायद यही कारण था कि भगत जी उससे बहुत अधिक मानते थे। उनके विचारों के अनुसार ऐसे प्राणियों पर ज्यादा प्रेम रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और प्रेम के ज्यादा अधिकारी होते हैं। उन्होंने बहुत शौक से अपने बेटे की शादी करवाई। बेटे की पत्नी इनकी बहुत ही सुशील और सौभाग्यवती थी, सुभग थी। घर की पूरी जिम्मेदारियों को उसने संभाल लिया था और भगत जी को उन्होंने दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार जब लेखक को मिला, वे उनके घर गए और एक घटना ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। और वह घटना यह थी कि आंगन में एक चटाई पर लिटाकर ऊपर सफेद कपड़े से उन्होंने अपने पुत्र को ढका हुआ था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए। सिरहाने एक दीपक जला रखा था। सब कुछ स्वाभाविक सी बातें हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसी प्रकार से उस मृत शरीर को रखा जाता है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या थी कि भगत जी के सामने जमीन पर आसन जमाए वे गीत गा रहे थे। उनके बेटे की पत्नी रो रही थी। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी अपनी पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि आज रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा अपने परमात्मा के पास मिलने गई है। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली है। लेखक कभी कभी ये सोचते कि शायद भगत जी पागल तो नहीं हो गए, पर वे जो भी कह रहे थे उनमें उनका विश्वास झलक रहा था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। इस पाठ में एक महत्वपूर्ण चीज और भी है कि मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। देखिए, लेखक का ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य क्या है कि भगत जी का जब बेटा बीमार हुआ तो आसपास में किसी को खबर भी नहीं थी, लेकिन जब उस बेटे की मृत्यु हो गई तब सबको जल्दी ही ये पता चल गया। तो मौत किसी की भी हो, सबका ध्यान खींच ही लेती है। सभी पड़ोसी उस मौत की खबर को सुनकर भगत जी के घर पहुंच गए थे। अब भगत जी के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय कि अपने बेटे की मृत्यु के उपरांत उन्होंने जो निर्णय लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज हिंदू धर्म और विधान में और भारतीय संस्कृति में कहीं भी महिलाओं को क्रिया कर्म के समय मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है। लेकिन उन सामाजिक रीति रिवाजों से अलग हटकर सोच रखने वाले भगत जी ने अपने बेटे के क्रिया कर्म में अपनी पतोहू से मुखाग्नि दिलवाई और इसके आगे और अधिक अपने विचारों को पूर्णता देते हुए उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर
उसे साथ भेजने का निर्णय लिया। उसे आदेश दे दिया कि तुम जाओ और दूसरी शादी कर लेना। लेकिन उनकी बेटे की बहू अपने ससुर की सेवा करना चाहती थी, वह नहीं जाना चाहती थी। पर भगत जी बहुत निस्वार्थी थे और वे नहीं चाहते थे कि वे उनकी बहू भगत जी की सेवा में ही अपना वैधव्य गुजार दे। पतोहू रोती रही, वह नहीं जाना चाहती थी, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा। उन्होंने कह दिया था कि यदि वह नहीं जाएगी तो भगत जी घर छोड़कर चले जाएंगे। सामाजिक रीति रिवाजों और मान्यताओं और परंपराओं से अलग हटकर उनकी निर्णय लेने की ऐसी अद्भुत क्षमता हमें इस पात्र में देखने को मिलती है। अब देखिए, बाल गोविंद भगत, जिनकी उम्र, अवस्था, धीरे धीरे उनकी कमजोर होती हुई शारीरिक स्थितियां, महत्वपूर्ण चीज ये है कि बाल गोविंद भगत के जैसे विचार थे, उनकी मृत्यु भी उन्हीं के ही अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। उनका विश्वास संत समागम से तात्पर्य संतों के साथ बैठकर धार्मिक चर्चाओं आदि में इन्वॉल्व होना और लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी वे किसी से सहारा तथा भिक्षा लेने के इच्छुक नहीं थे। वे घर से भोजन करके निकलते और लौटकर घर पर ही आकर खाते थे। रास्ते भर खंडड़ी बजाते गाते, यदि उन्हें कहीं प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाते थे। पर इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब वे बूढ़े हो चले थे। अब जब इस बार वे लौटे तब उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेतीबाड़ी देखना, उनकी जो ये दिनचर्या थी, इसी प्रकार से उन्होंने जारी रखी। दिन ब दिन उनका शरीर कमजोर होता गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर भगत जी हंसकर टाल देते। उस दिन शाम के समय गीत गाए, किंतु स्वर उनका बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर में, यानी कि प्रातःकाल के समय, किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर यानी मृत शरीर पड़ा है। तो ये बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और कृतित्व और सामाजिक परंपराओं से हटकर सोच रखने वाले व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा, जो मोह माया से बिल्कुल मुक्त थे, अपूर्व आत्मविश्वासी थे और बहुत परिश्रमी थे। गृहस्थ और साधु का अद्भुत समन्वय हमने देखा और उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ही वे मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इस वीडियो के अंत में हम पाठ्येतर सक्रियता की बात कर लेते हैं। भादो, आषाढ़, इन महीनों के नाम आपने इस पाठ में पढ़े हैं। ये हिंदी महीने हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी का महीना जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पर अंत होता है, वैसे ही हिंदी महीना विक्रम संवत कैलेंडर का आरंभ चैत्र मास से होता है, जो अगर हम अंग्रेजी महीने से देखें तो अप्रैल में आता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये चारों महीने गर्मी की ऋतु होती है। सावन, भाद्रपद, क्वार और कार्तिक, ये चारों मास वर्षा ऋतु है। अश्विन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये चारों महीने
शीतकाल रहता है, शीत ऋतु रहती है। तो इस प्रकार से ये हिंदी महीनों की सूची है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको इस पाठ में देना चाहती हूँ। यहाँ आपने भगत जी के द्वारा गाए जाने वाले एक संगीत का नाम लिया है, सुना है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यह संगीत आप धूप छांव एक फिल्म है, उसमें कृष्णचंद्र डे इसके गायक हैं। आप वहां भी इस संगीत को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।